गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाई चार्ट के बारे में कुछ पाई चार्ट की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 32 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और क्योंकि उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। सेकेंड ईयर में भी आएगा, अभी भी आएगा, और सेकेंड ईयर में आएगा, मतलब सेकेंड ईयर में भी रिपीट होगा सेम क्वेश्चन। तो आज हम बात करते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस यूनिट नंबर 2 का लास्ट जो टॉपिक है। हिस्टोग्राम मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये आपको सेकेंड ईयर में भी रिपीट होगा। तो अभी भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर के लिए एक। तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सबसे पहले हमें बताना है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। तो इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ सेंट्रल वैल्यू और टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, एक केंद्रीय मान होता है और एक टिपिकल वैल्यू होती है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो उसके लिए जो केंद्रीय माप आता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मीन्स बीच में वो कहीं पे भी लाई कर सकती है वैल्यू। इट इज़ ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, तो इसको कभी भी कहीं मतलब मैक्सिमम या मेनली जिसको हम बोल सकते हैं एवरेज कहा जाता है, औसत कहा जाता है। और ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ केंद्र में पाई जाती है। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मेन जो माप है वो कि कौन कौन से हैं। मीन, माध्य, मीडियन, माध्यक, इसको मध्यांक भी बोलते हैं। माध्यक और मध्यांक दोनों एक ही है। एंड मोड, बहुलांक भी बोलते हैं। आपकी बुक में बहुलांक लिखा होगा, इसको मोड को आप बोलोगे बहुलक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिफाइंड फॉर द population of large set of object of a similar nature and for a sample। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, एक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति है वो क्या है कि किसी भी लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन और ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किसी तरीके से। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है। सिम्पसन एंड काफ्का defined it as a measure of central tendency is a typical value around which other figures gather। तो सिम्पसन ऑफ काफ्का क्या बोलते हैं कि जो एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मींस केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, जो वो क्या है, एक टिपिकल टेंडेंसी इज़ अ टिपिकल वैल्यू अराउंड, एक ये बोल सकते हो कि ऐसा टिपिकल वैल्यू है जिसकी चारों ओर सारी वैल्यू क्या है, लाई करती इकट्ठी होती है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू वॉ हैज़ एक्सप्रेस्ड एन एवरेज स्टैंड फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट येट रिप्रेजेंट द होल। तो वॉ क्या बोलता है कि एवरेज मीन्स औसत, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको औसत भी कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये एक औसत है किसी भी ग्रुप का जिसके चारों ओर क्या है, बाकी वैल्यूज़ क्या है, लाई करती है। इन लेमन्स टर्म, लेमन के तर्क में लेमन के अनुसार आप क्या बोल सकते हो, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ एन एवरेज, कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति माप क्या है, एक औसत है। इट इज़ अ सिंपल नंबर ऑफ वैल्यू विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड टिपिकल इन अ सेट ऑफ डाटा एज अ होल। जो क्या है, किसी भी जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी सेट में, किसी भी डाटा को एज अ होल मतलब पूरी तरह से उस किसी भी डाटा को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो एक आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसी भी मेथड से, बाय द एवरेज, मीन से, मीडियन से और मोड से, वो एक ही वैल्यू आएगी। फिर कहीं पे भी लाई करती है, वो सेंटर में लाई करेगी किसी भी जो भी औसतन डाटा आपके पास होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, कि इसमें जो कोई वैल्यू है, मान जो है वो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। टू मेक मोर कंसाइज डाटा को ज़्यादा कंसाइज करने के लिए। उसके बाद आता है टू मेक कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है। हेल्पफुल इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और आपने कोई भी सांख्यिकी विश्लेषण करना है उसके बारे में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं। मैंने बताया आपको, मीन बीच में लाई करेगा, मीडियन और मोड। तो मीन क्या है, एवरेज ऑफ द डाटा, मतलब माध्यक, और
बहुलक। मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा, ये मिडिल वैल्यू होती है, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, मीन एवरेज वैल्यू होती है, और ये मोड होता है मोस्ट कॉमनली, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू। फिर आता है मीन, एवरेज, जैसे नाम से होता है औसत, माध्य जिसको बोलते हैं। मीन लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मीन बीच में, अभी मैंने डायग्राम में भी बताया आपको, बीच में लाई कर रहा था। तो ये क्या है, किसी भी चीज़ के केंद्र, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के केंद्र को दर्शाता है। ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन, मोस्ट कॉमन मेजर। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन माध्य भी बोलते हैं। द मीन इज सिंपली द सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम। जैसे नीचे फॉर्मूले में दिख रहा है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी होगी उसका सबका सम करना है आपने, और जितनी भी वो काउंटिंग में होगी, जैसे मान लो 10 है तो n आपका 10 हो जाएगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट। तो ये फार्मूला आ गया x बार, इसके ऊपर आप बार लगा देना डैश जैसा x के ऊपर, इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 to n। i मतलब जो आपका नंबर ऑफ जो आइटम्स दी है डिस्क्रीट डाटा में दी है, 1 to n एक्स आई, मीन्स ये सारी जो आपको यहाँ पे एक्स आई मतलब 1 to, जैसे मान लो 1 to 10 है तो सबको आपने क्या करना है, समीशन का मतलब सम, सबका योग करना है डिवाइडेड बाय n। तो जैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn अपॉन n। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा का ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुपिंग, जैसे ये 3 तरह से हम मीन को निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन कैन बी मेथड फॉर ग्रुप्ड डाटा। तो एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड है, समीशन एफ एम, एफ एम का मतलब मीन जो भी होगा अपॉन टोटल एन, एफ एम का मतलब फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी जो दूसरी जो हमारे को वो दी है, मतलब हम उनको आप बोल सकते हो कि जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं डिस्क्रीट डाटा में, उनको सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपने 10th में पढ़ा, एज्यूम कि आपने वैल्यू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन में मतलब पग विचलन विधि, शॉर्टकट हुआ आप बोल सकते हो शॉर्टकट में। इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, जो सेकंड है शॉर्टकट मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें हम पग विचलन मीन्स स्टेप को डेविएट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ये सबसे छोटी विधि है वैसे तो। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। आई क्या है, क्लास इंटरवल की हाइट, कि कितना गैप है क्लास इंटरवल में, वो आ गया इसमें। और एफ आपका फ्रीक्वेंसी, डी आपने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से निकालना है। इसकी मेरिट क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। ये बहुत समझने में बहुत आसान है और कैलकुलेशन में भी बहुत इजी है। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इट इज़ फेमिलियर टू कॉमन मैन एंड रिजिडली डिफाइंड, ये फेमिलियर है हर एक आदमी के लिए, इससे हर एक आदमी फेमिलियर होता है, और रिजिडली डिफाइंड। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और ये कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने करनी, तो किसी भी तरह से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए ये कैपेबल है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, और ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से क्या होता है, मान लो कोई सैंपल फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरी कर रहा है, उससे भी ये अफेक्ट होता है। हैंस इट इज़ मोर स्टेबल। डीमेरिट, इट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय इंस्पेक्शन, इसको इंस्पेक्शन द्वारा डिटर्मिन्ड बाय इंस्पेक्शन, इसको इंस्पेक्शन द्वारा डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग और लॉस्ट, अगर मान लो कोई बीच में एक ऑब्जर्वेशन नहीं है दी हुई तो आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अरिथमेटिक मीन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, और ये एक्सट्रीम वैल्यू द्वारा ज़्यादा प्रभावित होता है, मीन जो किनारे की जो वैल्यूज़ होती है उसके ज़्यादा प्रभावित होता है। बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न्स आर, अब जैसे एग्जांपल है कि आपको जो भी नवजात हैं, शिशु है, उनके भार दिए हैं, जैसे 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.1 एंड 3। तो हम काउंट करते इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक्स बार क्या आया, सबको आपने ऐड किया और डिवाइडेड बाय कितना है, एन। सबको जब आप ऐड करोगे आएगा 41.2 और डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल आपकी एक और इधर लेफ्ट को खिसक जाएगी, तो ये आएगा 4.12 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है, अ सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन, एक 100 परिवारों का सर्वे किया गया जिसमें 5, हर एक फैमिली में 5 बच्चे हैं। रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन आया, नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। मेल चिल्ड्रन जैसे 0 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रीट डाटा है, अभी ग्रुपिंग नहीं है इसकी। फैमिली की दी है 9 24 35, एस फैमिली 9 है जिसमें कोई भी
मेल चिल्ड्रन नहीं है ऐसी फैमिली, 24 है जिसमें एक चिल्ड्रन है ऐसी फैमिली, 35 है जिसमें 2 चिल्ड्रन है ऐसी फैमिली, 24 है जिसमें 3 बच्चे हैं मतलब मेल, और ऐसी फैमिली 6 है जिसमें 4 मेल बच्चे हैं, और नंबर ऑफ़ फैमिली 2 ऐसी जिसमें 5 बच्चे हैं। फाइंड द मीन ऑफ द चिल्ड्रन। तो आपने क्या किया, इसको x माना, जो आपको मेल दिया है इसको x मान लिया, नीचे को लिख दिया 0 1 2 3 4 5। ये फ्रीक्वेंसी जो हुई, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ क्या आई, फ्रीक्वेंसी 9 24 35 24 6 एंड 2। उसके बाद आपने fx किया, fx का मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको, f इंटू एक्स। तो 9 इंटू 0 0, 24 इंटू 1 24, 35 इंटू 2 70, 24 इंटू 3 72, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 2 10। मीन इज इक्वल टू समीशन x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो इनको आपने ऐड किया, समीशन एफ एक्स कितना है 200 अपॉन समीशन एफ कितना था 100, तो 100 से 200 कट गया तो यहाँ 2। तो इस तरह से समीशन आ गया, मीन आ गया आपका 2। फिर आता है मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये भी एक मैंने बताया आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। द मीडियन इज डिटर्मिन्ड बाय सॉर्टिंग द डाटा सेट फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू। तो मीडियन कैसे भी निकाला जाता है, एक आपने डाटा को कैसे करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू सॉर्ट आउट करना है, एंड टेकिंग द डाटा पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस, और जो डाटा है उसको मिडल सीक्वेंस के मिडल में ले जाना है। मिडल वैल्यू इन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, मिडल वैल्यू हमने ऑर्डर सीक्वेंस में रखना है। इफ़ ऑड n मिडल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, इफ़ इवन n एवरेज ऑफ 2 मिडल, मीन्स अगर n आपका ऑड है तो मिडल वैल्यू आएगा, और n अगर इवन है मीन्स आपका जैसे 10 है टोटल नंबर दिए हैं तो उसका 2 मिडल वैल्यू आएगी। आपको मैं भी बताता हूँ। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, और इसमें एक्सट्रीम वैल्यू जो किनारे फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू होती है उसके द्वारा ये अफेक्ट नहीं होता है। मीन अफेक्ट करता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के कारण, और ये अफेक्टेड नहीं होता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के कारण। मेरिट क्या है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इसको रिजिडली डिफाइन किया जा सकता है। ईजी, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, ये समझने के लिए भी ईजी है और कैलकुलेट करने के लिए भी ईजी है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है उनके द्वारा ये प्रभावित नहीं होता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपोनेंट क्लासेज, और ये जो ओपोनेंट क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इट कैन बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली, और इसको ग्राफिकली भी डिटर्मिन हम कर सकते हैं। डीमेरिट क्या है, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। जैसे आपको बताया कि अगर इवन नंबर हो, n आपका इवन है तो इसकी 2 मिडल वैल्यू आएगी। तो मतलब अगर आपका सम संख्या है, ऑब्जर्वेशन की जो संख्याएं हैं वो सम है, तो मीडियन को आप माध्यक जो है वो एग्जैक्टली डिटर्मिन या एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और ये फर्दर जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कैपेबल नहीं है। फिर आता है फॉर अनग्रुप्ड डाटा, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ग्रुपिंग नहीं है डाटा की, वर्गीकृत नहीं है डाटा। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने ध्यान रखना है। अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मीन्स छोटे से बड़े की तरफ लिखो या बड़े से छोटे की तरफ, तो वैसे मोस्टली छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाता है। स्टेप 2 में क्या देखना है आपने, इफ़ टोटल नंबर, जो टोटल आपको काउंटिंग करनी है, अगर वो ऑड है मीन्स विषम संख्या है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है मीडियन का n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मीन्स वो मिडल वाली टर्म खुद ही आ जाएगी। और इफ़ n इज़ इवन, अगर आपके पास जो टोटल नंबर है वो सम संख्या है, तो मीडियन क्या है, मीडियन क्या मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल ऑब्जर्वेशन, 2 जो मिडल ऑब्जर्वेशन है उसका आपने मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो ये लगेगा जैसे आपके पास x1 x2 x3, इफ़ x1 x2 x3 अप टू so on xn ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज की है। तो मीडियन क्या है, अगर आपके पास इफ़ n इज़ ऑड, अगर n क्या है विषम संख्या है, तो मीडियन जो लगेगा आपने x नहीं लिखना है, आपने लिखना है सिर्फ n+1/2। तो मीडियन क्या आएगा, n+1/2। मान लो जैसे 9 है, n आपका 9 है तो कितना आएगा मीडियन, 9 + 1/2, 10/2 कितना आया, 5th टर्म, मतलब 5वीं टर्म आ जाएगी मीडियन। और अगर n आपके पास जैसे 10 है मान लो, तो आपने फॉर्मूला लगाना है सीधा n/2, x नहीं लिखना है, n/2 प्लस n/2 + 1, सिर्फ n/2 होगा, +1 n+1/2 नहीं होगा, ये होगा n/2, सिर्फ n के बटे में 2 होगा, +1 और उसके टोटल में अपॉन
2। तो जैसे मान लो 10 है आपके पास n, तो 10/2 हुआ 5 प्लस 10/2 जमा 1, मतलब 10/2 हुआ 5, 5 प्लस 1 6/2, तो 5 प्लस 6 कितना हुआ 11, 11/2 का मतलब हुआ 5.5। जो मीडियन आएगा अगर 10 है आपके पास n तो वो आएगा 5.5। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग सीरीज 2 3 5 1 4 5 8। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको कि आपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी टर्म देखो इसमें 1 है, उसके बाद 2 है, 3 4 5 कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखना है 8। अब मीडियन का फॉर्मूला आपने काउंट कर लेना इसको कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये n मतलब ऑड है तो मीडियन क्या लगा n+1/2, 7+1/2, 7+1 हुआ 8, 8/2 कितना हुआ 4। तो फोर्थ नंबर आपने काउंट करना है। फोर्थ नंबर क्या है, 4 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है फोर्थ नंबर पे जो आपके फोर्थ प्लेस पे जो नंबर होगा वो आंसर है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऑब्वियस मतलब इस कोइंसिडेंटली क्या है 4 ही आ रहा है फोर्थ नंबर पे, तो इसका आंसर कितना हुआ 4। ठीक है, उसके बाद आता है द डाटा ऑन द पल्स रेट पर मिनट ऑफ 10 हेड इंडिविजुअल्स आर 10 हील इंडिविजुअल आर ये आपको डाटा दिया है 82 79 60 76 63 81 68 74 60 75। ठीक है, ये दिया है आपको। तो n कितना है काउंटिंग करके आप देखो 10 है इसमें, तो इसमें पहले आपने अरेंज किया डाटा को, सबसे छोटी टर्म लिखी, जो जितनी बार होगी वो उतनी बार ही लिखनी है आपने। अगर 2 बार है तो 2 बार लिखनी है, 3 बार है तो 3 बार लिखनी है। तो इस तरह से आपने अरेंज करके लिख दिया इसको। फिर n इसमें इवन है तो आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाया n/2 n/2+1 और अपॉन में आया 2, x लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो n कितना है 10, 10/2। पहले आपने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे आपने नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपने पहले वैल्यू डालनी है इसमें 10/2 प्लस 10/2 + 1/2। 10/2 हुआ 5 और 10/2 + 1 हुआ 5 + 1 6/2। तो फिफ्थ टर्म काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हुई 74 और सिक्स टर्म हुई आपकी 75। तो मीडियन आया 74 + 75/2, जैसे मैंने आपको बताया था। इन दोनों को आप ऐड करोगे और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 74.5, मतलब 70 और 74 और 75 के बीच में ये लाई करेगा। तो अब आता है फॉर ग्रुप्ड डाटा, ये तो था अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब आता है ग्रुप डाटा के लिए। आपने 10th में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जिसने कॉमर्स पढ़ा है उसमें भी पढ़ा होगा आपने। मीडियन अब मैथमेटिक्स वालों ने भी पढ़ा होगा +1 में। मीडियन पर ये जो 10th लेवल का है, मीडियन इज इक्वल टू माध्यक क्या है L + n/2 माइनस f माइनस आप बोल सकते हो इसमें आप CF भी लिख सकते हो और या C भी अपॉन F। तो L जो क्या है लोअर लिमिट जिसमें जो फ्रीक्वेंसी अक्कर करती है वो, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वेयर मीडियन अक्कर, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मीडियन आपका लगता है लाई करता है। H आपकी हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स विड्थ भी बोल सकते हो आप। और जो C है या CF जो है, C के पाँव में आप F भी लिख सकते हो, C भी लिख सकते हो। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता जिसमें मीडियम क्लास लाई करती है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ वेट ऑफ 590 इन्फेंट बॉर्न इन अ हॉस्पिटल इन 1 ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें अपने माध्यक निकालना है 590 नवजात शिशुओं का जो एक हॉस्पिटल में 1 साल में जन्मे हैं। तो वेट दिया है आपको 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, ये माइनस नहीं है, ये आपको बोला है मतलब यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है। 3.0 टू 3.5, 3.5 टू 4.0, 4.0 टू 4.5, F4.5 एंड अबव। इसमें कितने का हाइट है देखो, 2 से 2.5 का मतलब 0.5 की हाइट है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट आपको दिया है इस तरह से 37, 117, 207, 155, 48 एंड 26। तो अब आइए इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इसको क्लास इंटरवल, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखोगे C-I क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। हिंदी वाले भी CI लिख सकते हैं। इसको नंबर ऑफ़ इन्फेंट को आप F लिखोगे, इसके नीचे F लिख देना, और CF इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखोगे, इसको लिखोगे C उसके पाँव में F, CF या CF सीधा लिख सकते हो। तो ये आपने वैसे लिख दिया जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, इन्फेंट वैसे लिख दिया। अब इन सबको आप ऐड करना, सब आपको गिवन भी वैसे क्वेश्चन में अगर नहीं भी हो तो जो ये नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स मीन जो फ्रीक्वेंसी है इनको सबको ऐड करना, कितना आएगा 590।
तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम ऐसे ही निकालते हैं, संचयी बारंबारता। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है एज इट इज़, 37 को 37 ऐसे लिखना है, फिर हम नीचे वाली टर्म को इसमें ऐड करते जाते हैं। 37 प्लस 117 कितना हो गया 154। अब आया 154, 154 में हम 207 ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें फिर से 155 ऐड करेंगे। दिखा है आपको यहाँ पे इस तरह से जो हमारा जो लास्ट जो टर्म आएगी और जो इधर हमने योग किया है वो दोनों क्या आएंगे इक्वल, मतलब इनको सबको जोड़ के भी देखना आपने 590 आएगा। जो हमारी यहाँ पे भी लास्ट टर्म है वो इक्वली, मतलब ये और ये जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है वो दोनों क्या आती हैं एक बराबर। तो इसमें आप सबसे बड़ी, अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 207, ठीक है। तो एफ़ क्या हुआ 207 और इसका जो एल क्या हुआ 3.0, मीन्स जो फ्रिक्वेंसी आप ले रहे हो सबसे बड़ी उसी की ही लोअर लिमिट को आपने एल लेना है। 3.0 से 3.5 वाली में आ रहा है ना ये 207, तो 3.0 इसकी लोअर क्लास हुई, तो एल कितना हुआ 3.0। और टेढ़े में आपने लेना है सी एफ, तो ऊपर को लेना है आपने टेढ़े में, तो कितना हुआ सी एफ टेढ़े स्लैंटिंग में 154, तो कितना हुआ 154। और एच मैंने आपको बताया था 0.5 का अंतराल है यहाँ पे। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद यहाँ वैल्यू डाल के आपने इसको निकाल दिया, ठीक है। और ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, बीच में जो यहाँ पे लिखा है n/2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, वो ब्रैकेट में चला गया अंदर। नीचे आपने जो स्टार देख रहे हो ये इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। सबको ऐड करके आया 3.34। उसके बाद ग्रुपिंग वाला डाटा अगर हो तो जैसे 5 to 9, 10 to 14। अब ये 5 to 9 का मतलब ये एग्जैक्ट ग्रुपिंग नहीं है, आप इसमें क्या करो, जैसे नीचे 10 to 14 हो रहा है, फिर 15 to 19 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने एग्जैक्ट ग्रुपिंग करनी है, तो इसमें आप 0.5 पीछे हटते हो, मीन्स 5 से आपने 0.5 माइनस किया तो ये 4.9 आया, और 9 में आपने 0.5 ऐड करना, क्योंकि आपने अपनी तरफ से 0.5 माइनस किया तो आपको वो ऐड भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये आएगा आपका, जब इसको आप एग्जैक्ट ग्रुपिंग करोगे, यहाँ तो नहीं दिया है, आपने खुद करना है एग्ज़ाम में, 5.9 ये आएगा 4.5 से 9.5, ठीक है। फिर 9.5 से 14.5 खुद आ जाता है वो, फिर खुद आएगा नीचे को। इसी तरह से आपने फ्रीक्वेंसी दी है, फिर आपने उसी तरह से ऐड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले आएगा 2, फिर 2 में 11 ऐड किए 13, फिर 13 में 26 ऐड किए 39, 39 में 17 ऐड किए 56, 56 में 8 ऐड किए 64, 64 में 6 ऐड किए 70, 70 में 3 ऐड किए 73, 73 में 2 ऐड किए 75, और 75 में 1 ऐड किए 76। जब आप इन फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करोगे तो वो भी कितना आएगा 76, तो वो आपका एन हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है एफ़, सॉरी 26, तो ये एफ़ आपका कितना हो गया 26, सी एफ़ कितना हो गया 14.5, मीन आपको इसको कम किया था ना आपने, वो आपने बना लेना है नोटबुक में 14.5। और स्लेंटिंग में एफ़ की सी एफ़ कितना आया, एल कितना है 14.5 आया ना आपका। पहले फ्रीक्वेंसी एफ आई 26, एल कितना है 14.5, और सी एफ़ टेढ़े में कितना है 13, और एच कितना हुआ, जब आप इसको एग्जैक्ट उसमें कर दोगे तो ये कितना एच का कितना का गैप आया 5 का गैप, ठीक है। तो आप जब यहाँ डालोगे फार्मूला, आप उस हिसाब से, इस हिसाब से नहीं, मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से करना आपने, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है मोड, बहुलक, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है ये। द मोड इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा बार किसी सेट ऑफ डाटा में अकर करता है उसको बोलते हैं हम बहुलक, नाम से पता चल रहा है जो बहुत बार आएगा। मे बी नंबर मोड और सेवरल मोड, तो ए मोड मे बी नो मोड नहीं भी हो सकता है, और बहुत सारे मोड भी हो सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन में आगे बताऊंगा मैं आपको। मेरिट्स क्या है, इट इज़ रेडली कम्प्रीहेंसिबल एंड इजी टू कैलकुलेट, ये भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है और कैलकुलेट भी इजीली इसको हम कर सकते हैं। मोड इज़ नॉट अफेक्टेड ऑल बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी अफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के कारण। इसमें भी क्या है, मोड इज़ एवरेज टू बी यूज टू फाइंड आउट द आइडियल साइज, ये क्या है मोड इज़ द एवरेज, ये भी एक एवरेज है यूज टू फाइंड आउट द आइडियल साइज, किसी भी आइडियल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ओपोनेंट क्लासेस डू नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन द लोकेशन ऑफ द मोड, और ओपोनेंट क्लासेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, जो लोकेशन है मोड की उसको। डीमेरिट, मोड इज़ इल डिफाइंड, ये इल डिफाइंड है, प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और ये मैथमेटिकल कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी उसके लिए ये कैपेबल नहीं है। एज़ कम्पेयर्ड विद मीन, मोड इज़ अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सट्रीम बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, तो मीन के अकॉर्डिंग अगर इसको हम कंपेयर करें तो मोड जो है वो अफेक्ट होता है ज़्यादा एक्सटेंट तक, जब जो सैंपल है वो हमारा वेरी करता है।
तो एग्जांपल है मोड के, जैसे रॉ डाटा दिया है आपको 10.3, 4.9, 8.9, 11.7, 6.3, 7.7। ये नो मोड के लिए, इसमें कोई भी मोड नहीं है, ठीक है, मतलब नो मोड, इसमें कोई भी वैल्यू ज़्यादा बार नहीं हो रही है। तो नो मोड का एग्जांपल दिया है। वन मोड का एग्जांपल का मतलब क्या है, 6.3, 4.9, 8.9, 6.3, 4.9, 4.9। तो इसमें आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसमें भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 4.9 3 बार आ रहा ना, तो इसमें वन मोड मतलब इसमें 4.9 मतलब एक ही वैल्यू 3 बार आ रही है। अब देखो इसमें क्या है, मोर देन वन मोड 21, 28, 28, 41, 43, 43। अब इसमें 28 भी 2 बार आ रहा है और 43 भी 2 बार आ रहा है। तो इसमें मोड क्या है, 28, 43। तो ये मोर देन वन मोड का एग्जांपल है। ऊपर वाला वन मोड का एग्जांपल है, और ऊपर वाला जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है वो नो मोड। अगर आपको एग्जाम में भी कहीं ऐसा आता है, टेट में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लिखोगे नो मोड। नो मोड का एग्जांपल मीन्स जिसमें कोई भी मोड नहीं होगा। वन मोड का मतलब जिसमें कोई एक वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही है, और मोर देन वन मोड का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू 2 बार या 3 बार, जितनी बार रिपीट हो रही है। फिर आता है मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, 3 एग्जांपल दिए हैं आपको, इसमें भी नो मोड, वन मोड और टू मोड का बोल सकते हो। 2, 2, 3, 4, 6, 7, 4, 4, 4, 4, 8, 9, 0। अब इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, देखो 4 ही रिपीट हो रहा है ना पहले में, तो मोड इज़ 4। सेकंड में 10, 10, 3, 3, 4, 2, 1, 6, 7। तो इसमें मोड कितना है, 10 एंड 3, क्योंकि इसमें 10 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। नीचे एक भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार नहीं आ रही, क्योंकि सब इसमें 1 टाइम है, तो इसमें नो मोड। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। फिर मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ये आपने 10th में पढ़ा है। L1 भी बोल सकते हो, या L प्लस FM माइनस F1। FM का मतलब मॉडल फ्रिक्वेंसी, माइनस F1 उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी, F2 उसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी, अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C। तो ये लिखा है वेयर FM इज़ मॉडल फ्रिक्वेंसी, F1 इज़ फ्रीक्वेंट जस्ट लोअर मॉडल क्लास के एकदम से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, F2 इज़ फ्रिक्वेंसी मोड आफ्टर मॉडल क्लास, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी मॉडल क्लास के बाद। L1 इज़ द लोअर लिमिट, जिसमें आपकी फ्रिक्वेंसी लाई करेगी उसकी लोअर लिमिट को L1 बोलोगे। और C और I और H, C उसको C भी बोल सकते हो, I भी बोल सकते हो, H भी बोल सकते हो, हाइट ऑफ द क्लास या वो इंटरवल, या फिर बोल सकते हो क्लास डिफरेंस। तो इसे आपको बोला है फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। एज ग्रुप दिया है आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से ये आपको दिया है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स दिए हैं। क्लास इंटरवल आपने इस तरह से निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी देखो नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 27। तो इसमें F कितना आया, FM कितना आया 27, L कितना आया जिसमें ये फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होगी 40 से 50 का मतलब 40, ठीक है। और F1 कितना हुआ 27 से पीछे वाली 20, और F2 कितना हुआ 27 से नीचे वाले 15, ठीक है। और H कितना हुआ, तो 20 से 30 के बीच कितने का अंतर है, 10 का। तो हाइट कितनी हुई 10। तो आपने देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया आपको कि जो FM है वो 27, F1 उससे ऊपर वाली वैल्यू 20, और F2 15, और L जो क्या है L1 जो है वो 20, जिसमें मॉडल फ्रिक्वेंसी लाई करेगी उसकी लोअर लिमिट आपकी L1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू फार्मूला लगाया एज इट इज़, फिर वैल्यू डाली, फिर कैलकुलेशन के बाद आपका क्या आंसर आया 43.68, ठीक है। तो स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसमें वैल्यू डालोगे L1 मोड आएगा L1 प्लस F1 माइनस F1 FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय C। तो वैल्यू डाली 40 प्लस L1 की वैल्यू 40 प्लस 27 माइनस 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 40 प्लस 27 माइनस 20 हुआ 7, ठीक है, इंटू 10 इंटू 7 हो गया 70 डायरेक्ट ऊपर। 2 इंटू 27 हुआ 54। जब आपने माइनस माइनस प्लस किया नीचे तो ये आया 35। 20 और 15 को ऐड किया कितना आया 35। तो 54 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो वो आएगा 19। तो उसके बाद आप करोगे 40 प्लस 70 अपॉन 19। जब आप 19 से 70 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप जब 40 में उसको ऐड करोगे तो ये आएगा 43.68। तो कैलकुलेट द मोड फॉर, इसी तरह से आप निकाल सकते हो 90 to 100। तो ये भी आपको दिया है। फिर इसी तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर एग्जाम में 1 नंबर के लिए आता है, कई बार टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। शॉर्टकट है, कई बार मीडियन भी दिया होता है कि इतनी मीडियन की वैल्यू इतनी है, मीन की वैल्यू इतनी है, मोड फाइंड आउट करो। आपको इस तरह से नहीं दिया होता डाटा, कई बार इस तरह से ये टैट में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जो भी आपको मीडियन की वैल्यू दी है, मान लो जैसे 2 दी है, मीन की वैल्यू आपको दी है 4, या मान लो 0 दी है या 1 दी है, तो मोड क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4। इस तरह से मतलब आपकी वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये टैट में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा था। वो थैंक यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।